दोस्तों, पार्ट नंबर 2 विदेशी विनिमय दर में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 1 हमने काफ़ी टाइम पहले बना दिया था, ठीक है। पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं और उसके बाद पार्ट नंबर 3 जो बचा कुचा रह जाएगा और ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा तुरंत, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के लाभ ऑब्लिक गुण, ठीक है ना। अगर आपको याद हो, मैंने स्थिर विनिमय दर प्रणाली बता दिया था। मैंने कहा था ये वो विनिमय दर प्रणाली होती है जिसमें विनिमय दर का निर्धारण जो करती है वो कौन करती है? सरकार करती है। जिसने पहला वाला पार्ट बहुत टाइम पहले किया था तो प्लीज एक बार वो रिवीजन कर लें उसकी, और उसके बाद फिर आगे बढ़े। क्लियर? तो इसके गुण क्या है? देखो, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में क्या है, सरकार द्वारा वो विनिमय दर का निर्धारण होगा। तो जो विनिमय दर होती है आपकी वो फिक्स रहती है, यानी एक जगह बिल्कुल स्टेबल टाइप की रहेगी। तो वही लिखा हुआ है, यह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को क्या करता है? नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। मुद्रास्फीति यानी स्फीति अंतराल वो होता है जब आपकी वस्तु सेवाओं की जो कीमतें वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी मुद्रा की जो वैल्यू है वो गिर रही है और वस्तु सेवाओं की जो कीमतें वो बढ़ रही है। क्लियर है? तो उसको नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा, सट्टेबाजी से बचाव, इसलिए क्योंकि सट्टेबाजी वहां होती है जहां रेट्स यानी दरों में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, ऊपर नीचे होते हैं रेट्स, वहीं सट्टेबाजी होती है। अब यहाँ तो भाई साहब एक ही दर होगी जो सरकार ने निर्धारित कर रखी है, तो इसलिए यहाँ पे सट्टेबाजी से क्या होता है? बचाव रहता है। 2 पॉइंट आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। 2 पॉइंट तो आसानी समझ में आ गए होंगे। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत अनिश्चितता नहीं होती और ना ही कोई जोखिम होता है। बट याद रखना, ये जोखिम किस वे में बोल रहा हूं मैं? जोखिम इस वे में कह रहा हूं कि अगर मान के चलो, देखो बहुत जगह क्या होता है, आपने मान लो कोई चीज 12 में खरीदी और कल वो रेट 12 से 15 हो जाता है, तो आपके डिसीजन मेकिंग पे भी तो फर्क पड़ेगा ना। जो आपने खरीदने की बात सोची थी कि मैं इतने में कोई चीज खरीदूंगा और कल को वो रेट कम या ज्यादा हो जाते हैं, तो आपकी सोच पे, आपके डिसीजन में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। बट यहाँ पे तो रेट में कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो इस टाइप का कोई जोखिम होता है ना। जैसे मान लो कोई आपने बोला कि मैं इसको 15 रुपए के हिसाब से खरीदूंगा, कल को मार्केट में वही रेट, वही चीज 13 की हो गई है, बट आपने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं 15 में खरीदूंगा। तो फिर बड़ा बुरा लगता है कि यार 2 रुपए मैंने एक्स्ट्रा दे दिया, अगर रुक जाता तो 2 रुपए कम देने पड़ते हैं, है ना। तो इस टाइप का कोई जोखिम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे एक जोखिम है, वो है ट्रेड करने का, यानी जब हम व्यापार करते हैं यहाँ पे, तो स्वर्ण के रूप में, देखो स्थिर विनिमय दर प्रणाली में मैंने स्वर्ण की बात की थी, और स्वर्ण के रूप में ट्रेड करना काफी ज्यादा रिस्की होता था। क्या होता था? काफी ज्यादा रिस्की होता था। तो यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं, नॉर्मली बोल रहे हैं कि जो फ्लक्चुएशन है, यानी जो उतार चढ़ाव होता है दरों में, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और जब वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा तो इस टाइप की कोई अनिश्चितता जोखिम आपको नहीं मिलेगा दरों से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? दरों से रिलेटेड एंड रेट से रिलेटेड आगे, बाजार में स्थिरता बनी रहती है, ये ज्यादा अच्छा पॉइंट है। बाजार में स्थिरता रहती है और समष्टिगत नीतियां, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो पॉलिसीज है ना, उसको बनाने में क्या होती है? सहायता प्रदान करती है, इन नीतियां बनाने में सहायक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि लोग डरते नहीं है। लोग कहते हैं भाई साहब एक ही रेट तो चल रहा है, तो रेट में चेंज होने का कोई डर नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नहीं जाते, क्योंकि उनको डर रहता है कहीं कुछ दिनों बाद रेट ऊपर नीचे हो गए तो हम तो लॉस में आ जाएंगे, है ना। जैसे शेयर मार्केट में शेयर की वैल्यू ऊपर नीचे होती है ऐसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विनिमय दर के जो रेट्स होते हैं ना, वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो वो जो डर था ना फ्लक्चुएशन का, जो उतार चढ़ाव, वो यहाँ खत्म हो जाता है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को यहाँ पे प्रोत्साहन मिलता है। उसके अलावा पूंजी प्रवाह यहाँ पे क्या होता है? बढ़ता है, यानी पूंजी प्रवाह को भी क्या मिलता है? यहाँ पे प्रोत्साहन मिलता है। वही चीज है, पूंजी का प्रवाह यानी फ्लो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं है, ठीक है। तो ये डर, जो फ्लक्चुएशन का सबसे बड़ा डर होता है ना, ये यहाँ पे खत्म रहता है। तो सारे पॉइंट एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। नंबर 2, सट्टेबाजी से बचाव। नंबर 3, इसमें अनिश्चितता जोखिम देखने को नहीं मिलेगा। किससे रिलेटेड? दरों से संबंधित। किससे? दरों से संबंधित। उसके अलावा पॉइंट नंबर 4, बाजार में स्थिरता रहती है। 5वां, समष्टिगत नीतियां, यानी बड़ी बड़ी नीतियां बनाने में सहायता प्रदान करता है, समष्टि अर्थशास्त्र की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देता है और पूंजी प्रवाह को बढ़ाता है, यानी प्रोत्साहित करता है। जितनी मेरी आवाज आ रही है, प्लीज कुछ टाइम तक इतने से ही आप संतुष्ट हो जाना, ठीक है ना। शायद मैं इससे तेज नहीं बोल पा रहा हूं, ठीक है। आगे, दोष ऑब्लिक हानि, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एडिटिंग के टाइम पे वॉइस को बढ़ाने की, ताकि आप तक साफ आवाज जा सके, ठीक है ना, और थोड़ी तेज आवाज आए। तो दोष हानि की बात करते हैं। इसकी क्या हानियां स्थिर विनिमय दर प्रणाली की? तो पहली है कि इसमें स्वर्ण भंडार की बहुत आवश्यकता होती थी, इसमें बहुत अधिक
स्वर्ण भंडार की आवश्यकता होती है। और आपको पता है स्वर्ण के रूप में डील करना कितना बड़ा कठिन काम है ना। स्वर्ण भंडार जो होता है वो पूंजी की गतिशीलता को क्या करता है, सीमित करता है, ये बाधित करता है। क्या करता है, बाधित। सीमित लिख सकते हो या बाधित, क्योंकि स्वर्ण के रूप में ट्रेड करना, व्यापार करना रिस्की बहुत होता है। क्या होता है, बहुत रिस्की होता है। तो उसमें बहुत अधिक स्वर्ण के भंडार की आवश्यकता होती है। ठीक है। नंबर 2, स्वर्ण भंडार पूंजी की गतिशीलता को बाधित करता है। उसकी जो फ्लो है, उसका जो गतिशीलता उसको कम करने की कोशिश करता है। जोखिम पूंजी का निरुत्साहित होना। जोखिम पूंजी की एक तो क्या है, रिस्की कैपिटल है ना, वेंचर कैपिटल को डिस्करेज करता है। ये कहता है वेंचर कैपिटल कहते हैं, वेंचर कैपिटल को ये डिस्करेज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे आपने देखा होगा शेयर मार्केट में लोग पैसे क्यों लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं ताकि आज मैंने कोई शेयर 10 रुपये का खरीदा, कल को 15 रुपये हो जाता तो 5 रुपये का प्रॉफिट तो हो गया ना। तो ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार होता है वहां पे जाके लोग अगर खरीदने जाएंगे भी, इसके अंदर कोई चीज अगर खरीदेंगे, अगर मुद्रा में पैसा लगाने की कोशिश करेंगे भी, तो यहाँ पे तो भाई साहब रेट सेम ही है, तो कोई प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। फ्लक्चुएशन जब होगी नहीं तो भाई साहब 10 का शेयर 10 का ही है। 10 का जो कोई फॉरेन एक्सचेंज है, कोई क्या नाम विदेशी विनिमय जो है 10 रुपए की है मुद्रा, वो 10 का 10 ही रहेगा। तो जब 10 का 10 ही रहेगा तो क्या ना तो कोई प्रॉफिट मिलेगा ना कुछ मिलेगा। तो इसलिए जो जोखिम पूंजी यहाँ पे क्या होती है, निरुत्साहित हो जाती है। वेंचर कैपिटल क्या होती है, निरुत्साहित। यानी वो कैपिटल जब हम बाहर किसी दूसरी विदेशी विनिमय हम पैसा लगाते हैं और उससे प्रॉफिट अर्न करने की सोचते हैं, तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ प्रॉफिट आप अर्न नहीं कर पाओगे क्योंकि रेट सेम है। आगे असंतुलित दर, यहाँ पे असंतुलित दर देखने को मिलती है, क्योंकि संतुलित दर हमेशा वहां होती है जहां पे आपका डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होती है। ठीक है ना। और वो कौन सा, वो दूसरी वाली प्रणाली है, उसमें देखने को संतुलित दर देखने को मिलेगी। यहाँ तो डिमांड सप्लाई की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे मांग पूर्ति की बात तो हो ही नहीं रही है ना। यहाँ पे तो सरकार ने बोला ये रेट है भाई साहब, तो वही रेट मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे असंतुलित दर होती है, संतुलित दर नहीं होती। संतुलित दर हमेशा वहां पे होती है जहां पे आपकी मांग और पूर्ति आपस में क्या करती है, कट करती है और एक दूसरे के बराबर हो जाती है, उसे कहते हैं संतुलित दर, है ना। तो यहाँ पे असंतुलित दर देखने को मिलेगी, यानी मांग पूर्ति वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। और स्थिर विनिमय दर आर्थिक समृद्धि को बाधित करता है, यानी इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी क्या करता है, बाधित करता है। कौन, स्थिर विनिमय दर प्रणाली इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करता है, बाधित करता है। तो हम ये पॉइंट भी यहाँ रखेंगे। ठीक है ना। क्यों करते हैं कि फ्लक्चुएशन नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ऊपर से स्वर्ण में यहाँ डील होता है ना। स्वर्ण ब्रेटन वुड सिस्टम पढ़ा था हमने, तो स्वर्ण के रूप में यहाँ पे काम होगा। तो स्वर्ण जो है ना हर चीज में क्या गतिशीलता को कम कर देता है। जोखिम भरा है यार, कोई सोने में डील इतनी आसानी से नहीं करता, जोखिम भरा काम होता है। इसलिए देश के विकास में भी क्या होता है, बाधा पहुंचती है, क्योंकि लोग ढंग से डील नहीं कर पाते। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए आप सबके सब। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो आगे देखिए फटाफट से नम्य विनिमय दर की बात करते हैं अब। तो नम्य विनिमय दर वो दर होती है जो विदेशी बाजार में विभिन्न करेंसियों की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। याद रखना, पहले वाला कौन था, जिसको सरकार ने निर्धारित किया। अब की बार वाला कौन सा है, जो विदेशी बाजार में विभिन्न करेंसियों की मांग और पूर्ति, यानी उनकी जो डिमांड और सप्लाई चल रही है ना, उसके द्वारा निर्धारित होती है, उसे कहते हैं नम्य विनिमय दर, या लोचशील भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोचशील, है ना। आगे नम्य विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। यानी नम्य विनिमय दर का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर से होता है सारा काम। ठीक है ना। इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र विनिमय दर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वतंत्र विनिमय दर भी कहते हैं। स्वतंत्र इसलिए क्योंकि ये मांग और पूर्ति की शक्तियों पे छोड़ा हुआ है इस काम को, इसमें किसी सरकार को या सामने आकर के काम करने की जरूरत नहीं होता। क्लियर हो गया। नम्य विनिमय दर के गुण या लाभ क्या है, पहला, इसके अंतर्गत स्वर्ण भंडार की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो हमने अभी स्थिर विनिमय दर प्रणाली की हानियां पड़ी थी, यहाँ पे लाभ हो जाएंगे, और जो लाभ पड़े थे वो उसकी हानि हो जाएगी, है ना। तो इस स्वर्ण भंडार की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, संसाधनों का अनुकूलतम बंटवारा होता है, यानी ऑप्टिमम क्या होगा, मतलब एक तरीके से एलोकेशन जो होगा, जो रिसोर्सेज है उनका एलोकेशन जो होगा वो कैसे होगा, अच्छे वे में होगा, यानी ऑप्टिमम क्या होगा, एलोकेशन होगा किसका, रिसोर्सेज का। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत स्वर्ण भंडार की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरा, ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन, यानी संसाधनों का अनुकूलतम बंटवारा या आवंटन।
संसाधनों को तरीके से बांटा जाता है इसके अंदर, ये इसके लिए नीति निर्धारण में अच्छा माना जाता है। जोखिम पूंजी को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि लोग बाग जो फ्लक्चुएशन में करते हैं, जो उतार चढ़ाव, यानी जो चढ़ रहा है या उतर रहा है रेट, ठीक है ना, इस पे जो डील करता है वो यहाँ पैसा लगा सकते हैं और क्या कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं प्रॉफिट। क्योंकि फ्लक्चुएशन से जो प्रॉफिट आता है ना, जब करेंसी ऊपर नीचे होती है तो उससे लोग पैसे कमाते हैं, है ना। तो वो कहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है। तो समझ, जोखिम पूंजी को प्रोत्साहित करता है, यहाँ पे वेंचर कैपिटल को प्रोत्साहन मिलता है, लोग पैसा लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इससे पहले वाले में नहीं करता था, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में पूंजी में गतिशीलता, और यहाँ पे आपको क्या है, पूंजी में गतिशीलता इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि स्वर्ण वाले में गतिशीलता नहीं थी। क्यों? क्योंकि स्वर्ण में प्रवाह जो फ्लो होता है ना वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, बट यहाँ पे गतिशीलता आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे स्वर्ण नहीं है, ठीक है ना। तो चारों पॉइंट एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसके अंदर का स्वर्ण भंडार की आवश्यकता नहीं होती, नंबर 1। दूसरा, संसाधनों का अनुकूलतम बंटवारा होता है। नंबर 3, जोखिम पूंजी को प्रोत्साहित करता है यहाँ पे, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पूंजी में गतिशीलता देखने को मिलती है। ठीक है। हानि की अगर बात करें दोस्त, तो बाजार में अस्थिरता रहेगी, क्योंकि रेट इस बार ऊपर नीचे रहेंगे। मांग पूर्ति हर सेकंड में आपको रेट चेंज करके देगी, हर सेकंड हर मिनट में आपको क्या है, रेट यहाँ पे चेंज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे बाजार में अस्थिरता मेंटेन रहती है, ठीक है ना, क्योंकि हर थोड़े टाइम में आपको रेट चेंज मिल जाएगा। आयात और निर्यात संबंधी नीतियां निर्धारण में भी क्या होती है, कठिनाई। अब कौन सी नीतियां? जो दीर्घकालीन होती है, जो लंबे टाइम के लिए होती है, वो नीतियां यहाँ बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रेट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर जाते हैं। तो जो जिस रेट पे आज आप आयात निर्यात आज कर रहे हो, आज 1.5-2 महीने बाद उसी रेट पे थोड़े ना करोगे, 4-5 महीने बाद उसी पे थोड़े ना करोगे, अगले साल उसी पे थोड़े ना करोगे, क्योंकि रेट यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो आयात निर्यात संबंधी नीति निर्धारण में कठिनाई होती है। और अगर कोई द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने की सोच रही है, कोई कंट्री द्विपक्षीय व्यापार समझौता सोच रही है, तो वो भी कठिन होगा, क्योंकि रेट क्या है, ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो उतार चढ़ाव के कारण द्विपक्षीय व्यापार समझौता में भी क्या होती है, कठिनाई होती है। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना। और जो नए हैं तो उनको बोले, जो नए हैं उनको मैं खुद बोल देता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब करें। आपके अगर दोस्त हैं जो नए हैं, उनको भी बोले प्लीज सब्सक्राइब करने के लिए। और जो देख ही रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो देखिए आगे फटाफट से, विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति, ठीक है। देखो मैं संतुलन वाला पॉइंट नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो कोर्स का पार्ट नहीं है इस बार, ठीक है। बट फिर भी इतना कुछ करा रहा हूँ कि कम ना पड़े। मैं दोबारा बार बार बोलता हूँ आपको जाते रहे वीडियोस में, कि अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देनी चाहिए क्योंकि आपके टीचर्स ने करवाया है, तो मुझे बता देना, मैं एक अलग से सेपरेट पार्ट बना करके उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, टाइम मिलते ही। तो विदेशी विनिमय की मांग के बारे में, कि कब कब विदेशी विनिमय की मांग की जाती है, कब उसकी पूर्ति की जाती है, समझ लेते हैं। विदेशी विनिमय की मांग थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं, हम अमेरिका को लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। किसी भी कंट्री को मान लो, समझने में आसानी होगी इस क्वेश्चन को। तो मान के चलो कि हम, मान लो मैं अमेरिका की करेंसी यानी डॉलर की मांग क्यों कर रहा हूं। मैं उसकी मांग इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे अंतरराष्ट्रीय ऋणों का क्या करना है, भुगतान करना है। इसका मतलब मैंने वहां से कोई पैसा लिया हुआ है और मुझे पेमेंट करनी है। अगर मैं वहां पर रुपए में पेमेंट करूंगा तो बेटा वो लेंगे भी नहीं। तो उसका मतलब क्या हुआ, पहले मुझे किसी एक एजेंसी को या किसी भी एक संस्था को मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले आप रुपया देना पड़ेगा, वहां से मैं डॉलर लूंगा, फिर डॉलर से उसको पेमेंट करूंगा, है ना। इसका मतलब मैंने पहले क्या करा, डॉलर की मांग करी है। तो डॉलर की मांग मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं अंतरराष्ट्रीय ऋणों का क्या कर सकूं, भुगतान कर सकूं। नंबर 2, मैंने डॉलर की मांग क्यों करी है, ताकि मैं शेष विश्व को क्या दे सकूं, उपहार, गिफ्ट दे सकूं। वहां मान लो मेरा कोई रिलेटिव रहता है, मैं उसको गिफ्ट देना चाहता हूं, तो मैं उसकी करेंसी में दूंगा। अगर वो चाइना में है तो येन दूंगा तो चाइनीज येन है वो दूंगा। और अगर वो क्या नाम है इंग्लैंड में है तो हमारा जो पाउंड है मैं वो दूंगा, मान के चलो, है ना। तो उसने बोला शेष विश्व को उपहार देना है या अनुदान देना है, कोई सब्सिडी टाइप की चीज है, कुछ भी अगर आपको देना है तो उसके लिए भी आपको क्या है, कोई सहायता करनी है आपको किसी की, ठीक है, बाहर देश में, तो उसी की करेंसी में देना पड़ेगा। तो पहले आप वो करेंसी खुद लोगे तभी तो दोगे, तो पहले मांग करनी पड़ेगी। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। नंबर 3, मुझे शेष विश्व में निवेश करना है, मुझे अमेरिका में जाके निवेश करना है, तो पहले मुझे डॉलर लेना पड़ेगा, फिर तक इन्वेस्ट कर सकता हूं मैं। तो पहले मुझे मांग करनी पड़ेगी, विदेशी विनिमय नहीं, विदेशी मुद्रा की मांग करनी पड़ेगी। उसके अलावा मुझे बाहर देश से मैं आयात कर रहा हूँ, शेष विश्व मतलब बाहर देश से मैं आयात कर रहा हूँ, तो अगर मैं कोई गुड्स वहां से खरीदता हूँ तो मुझे उनको पेमेंट करनी है,
और पेमेंट के लिए मुझे उनके यहाँ की करेंसी चाहिए, तो पहले मैं मांग करूंगा। क्लियर। लास्ट पॉइंट, हमारे हमारे निवासियों द्वारा, या ये लिख सकते हो घरेलू निवासियों द्वारा विदेशी विनिमय का सट्टा व्यापार करने के लिए खरीदे। यानी वो क्या चाहते हैं, इसमें इनके जो ऊपर नीचे रेट होते हैं ना, इसके ऊपर क्या लगाना चाहते हैं, सट्टा लगाना चाहते हैं, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज करना चाहते हैं। तो भाई साहब अगर बाहर के करेंसी में अगर आप सट्टा लगाना चाहते हो तो भाई साहब वहां की पहले मांग करो, है ना। तो पहले मांग करोगे तभी सट्टा लगा पाओगे। तो बेटा ये इन सभी केस में पहले आपको करेंसी खरीदनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, तब आप ये सारे काम कर सकते हो। तो पहले मांग की बात करें, खरीदना मतलब मांग। बट यहाँ पे हमने बोला हमें पूर्ति करनी है, इसका मतलब हम दूसरे को अब अपनी करेंसी प्रोवाइड करेंगे। देखो कैसे मान लो हमने निर्यात करा है इस बार, देखो पिछली बार आया था, अब निर्यात है, ठीक उल्टे पॉइंट है। शेष विश्व को होने वाले देश के निर्यात, मान लो हमने अमेरिका को माल बेचा, तो अमेरिका से हम डॉलर नहीं लेकर के हम क्या लेंगे, उसे रुपए में कन्वर्ट करवाएंगे। तो अमेरिका में रुपए कैसे देगा, पहले हम उसको रुपए की पूर्ति करवाएंगे अमेरिका को। अमेरिका रुपए की पूर्ति कैसे होगी, अमेरिका डॉलर देगा एक एजेंसी संस्था को, वो डॉलर लेकर के अमेरिका के जिस बंदे ने हमें पेमेंट करनी है उसको क्या दे देगा, रुपए दे देगा, फिर वो रुपए से हमें पेमेंट कर देगा। क्लियर है ना। ठीक है, वैसे डॉलर ही में ही पेमेंट मांग लेते हैं वो पहले, ताकि यार आपकी इकोनॉमी मजबूत हो, बट आपको जो पैसा मिलेगा बेटा वो रुपए में मिलेगा। ठीक है ना। अगर आपने कोई माल बाहर बेचा है तो डॉलर बैंकों और इन तक ही सीमित रहेगा, एजेंसी जो आरबीआई से कनेक्टेड है, आपको तो रुपया ही मिलेगा ना हमेशा। तो शेष विश्व को होने वाले देश के निर्यात, अगर आपने किसको निर्यात किया है तो उसका मतलब वो बंदा जब आपको पेमेंट करेगा तो वो किस में करेगा, रुपए में करेगा। और कैसे करेगा, सबसे पहले वो रुपया खरीदेगा। क्या करेगा वो, जैसा हमने बाहर करने के लिए हमने भी खरीदी थी ना बाहर के डॉलर्स वॉलर, ऐसे वो रुपया खरीदेगा बाहर वाला बंदा। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको रुपया प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा देश जो है ना वो क्या कर रहा है, उसको रुपया प्रोवाइड कर रहा है, हमारे जो आरबीआई ये सब है। ठीक है। आगे घरेलू बाजार में, यानी हमारी इंडियन मार्केट में बाहर वाले बंदे आए और वस्तु सेवाओं की खरीद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खरीद कर रहे हैं। वो आकर के हमारे यहाँ चांदनी चौक में जाकर के सामान वान खरीद लेते हैं भाई साहब। तो अगर खरीदेंगे तो डॉलर में पेमेंट करेगा, तो यहाँ के लोग बाग लेते ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, वैसे कुछ ले तो ज्यादा बढ़िया, बट नहीं लेते क्योंकि यहाँ पे इंडियन करेंसी चल रही, फिर उसको एक्सचेंज कराओ ये कराओ, तो सरदर्दी कोई नहीं लेता, ज्यादातर देखा गया है। तो हमने बोला वस्तु और सेवाओं की प्रत्यक्ष खरीद, अगर कोई बाहर से आकर के यहाँ पे कोई सामान खरीद रहा है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, डॉलर को चेंज करवाना पड़ेगा रुपए में, और रुपये में ही फिर यहाँ पे खरीदी हो सकती है ना। इसका मतलब हमारे कंट्री जो उसको क्या प्रोवाइड करेगा, पहले सप्लाई करेगा उसको रुपये की। ठीक है ना। ये वो पॉइंट्स है जिसमें हम पहले उनको रुपए दे रहे हैं, और ये वो पॉइंट्स है जिनसे हम पहले बाहर की करेंसी खरीद रहे हैं फिर हम पेमेंट कर रहे हैं। यानी हम यहाँ पे मांग कर रहे थे करेंसी की, बाहर की करेंसी की मांग कर रहे थे, और इस बार हम क्या कर रहे हैं, पूर्ति करवा रहे हैं। बेटा क्या करवा रहे हैं, पूर्ति करवा रहे हैं अपनी करेंसी की, ताकि वो कर सके। अगला, घरेलू बाजार में बाहर का जो गैर निवासी है वो सट्टा लगाने के लिए आया हुआ है यहाँ पे। अगर सट्टा लगाएगा भाई साहब, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज करेगा, तो फिर दोबारा पहले हम उसको क्या करेंगे, रुपया प्रोवाइड करेंगे। आगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मैंने कहा था प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भुगतान शेष में पढ़ाया था कि ये वो निवेश होता है जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाके निवेश करती है और उसके ऊपर उसका कंट्रोल भी होता है। क्या होता है, कंट्रोल भी होता है ना। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अगर कोई बाहर की कंट्री अगर यहाँ पे आके निवेश करना चाहती है तो बेटा वो उसी करेंसी में करेगी ना। अगर मान लो अमेरिका वाला चाइना में जाके निवेश करना चाहता तो भाई साहब उसको चाइना की करेंसी तो चाहिए, तो चाइना वाला क्या करेगा, उसको पहले अपनी करेंसी प्रोवाइड करेगा, फ्री में नहीं, उससे डॉलर ले लेगा। ठीक है ना। तो चाइनीज करेंसी देगा उसको, फिर वो जाके निवेश कर सकता है, जो मर्जी करना कर सकता है। क्लियर है ना। ये सारे काम आजकल ऑनलाइन हो जाते हैं, याद रखना। ठीक है, सारा मैक्सिमम ऑनलाइन है। शेष विश्व या विदेशों में रहने वाले गैर निवासी, यानी बाहर हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, पिछली बार मैंने उनको पैसा भिजवाया था तो पहले मैंने वहां की करेंसी खरीदी फिर उनको दिया उसमें गिफ्ट। बट इस बार वहां के लोग ना, जो विदेशों में रहने वाले गैर निवासी जो हैं वो हमें पैसा भेज रहे हैं, तो वो भेजेंगे तो पहले वो क्या करेंगे, वो पहले डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करवाएंगे, उसके बाद भेजेंगे, है ना। तो पहले रुपए की क्या होगी, हमें पूर्ति होगी। तो इस तरह से आप सबको समझ सकते हो। ठीक है, बाकी सीधा अगर आप याद कर सकते हो सीधा भी कर सकते थे, बट मैंने आपको बता दी इसको पढ़ते कैसे है। तो मांग कब कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करना है मुझे, विदेशों में निवेश करना है, विदेशों को उपहार अनुदान देना, मुझे वहां से आयात करना था इसलिए मुझे पेमेंट करनी है वहां पे। ठीक है, और हम वहां जाके सट्टा लगाना चाहते हैं, तो इन केस में हम मांग करते हैं। अब पूर्ति कब करते हैं, वहां से मैंने निर्यात किया है तो पैसा आएगा तो पहले पूर्ति करवानी पड़ेगी वहां। ठीक है ना। हमारे यहाँ आकर के बाहर वाले लोग खरीद रहे हैं तो उसका मतलब उनको पहले पैसा चाहिए होगा, तो पहले हम पूर्ति करवाएंगे। बाहर वाले देश यहाँ पे आके सट्टा लगा रहे हैं कि बंदे जो हैं, ठीक है, हम बाहर वाला यहाँ पे निवेश करना चाहता है तो हम पहले उसको रुपया प्रोवाइड करेंगे, यानी जिस कंट्री में जा रहा है वो कंट्री उसको उस चीज की सप्लाई करवाती पहले। ठीक है ना। कैसे करके,
एक्सचेंज करवा के डॉलर ले लेगी और वो चेंज करवा लेगी, है ना। शेष विश्व में या फिर विदेशों में रहने वाले जो गैर निवासी है वो पैसा भेज रहे हैं हमारे यहाँ, तो फिर हम उनको क्या करेंगे, उनके डॉलर को पहले रुपए में कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ पे पैसा हमारे पास आएगा रुपए की फॉर्म में, है ना। तो चलो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। एक और पार्ट में मिलेंगे, छोटा सा पार्ट बनेगा, बाकी चैप्टर कंप्लीट होता है, फिर मैं बजट कराने वाला हूँ। बजट खत्म होते ही ये पूरा कोर्स इसका खत्म हो जाएगा, बस 1 नंबर के क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है इस वाली बुक से, सिर्फ बजट वाला चैप्टर रहता है, ठीक है, वो भी खत्म हो जाएगा इसके बाद ही तुरंत। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।